हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीटर प्लस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो आज आपको करंट अफेयर का लेक्चर कराया जा रहा है, वो भी जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक के आपको करंट अफेयर कराए जाएंगे, जिसमें कि आपको टॉप 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से सारी वीडियो को देखिए जो भी करंट अफेयर की आ रही है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो कराया ही जाएगा, साथ में उसका एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? नमिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा, खालिद हुसैन या फिर अरुंधति सुब्रमण्यम? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो यह नमिता गोखले है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि नमिता गोखले ने इसे अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्राप्त किया है। अगर पूछ लिया जाए कि नमिता गोखले को किस लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो यह थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। और दया प्रकाश सिन्हा जो हिंदी के हैं, इनको इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपको बताना है गाइस कि साहिबजादा दिवस जो है यह मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस अगर आपको पता है तो यह उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों, जिन्हें साहिबजादा कहा जाता था, इनकी शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि जो साहिबजादा दिवस है किसकी याद में मनाया जाता है, तो यह जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिन्हें साहिबजादा कहा जाता था, साहिबजादों कहा जाता था, उनकी शहादत की याद में जो है साहिबजादा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेंडिक अवार्ड मिला है? रोहित सरदाना को, दानिश सिद्दीकी को, गीतांजलि श्री को या फिर विनोद दुआ को? तो आपको बताना हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब का रेंडिक अवार्ड किसे मिला है। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस अगर आपको पता है तो यह दानिश सिद्दीकी को मिला है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स से आ सकता है कि ब्रिक्स नौ विकास ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? सऊदी अरब, कतर, मिस्र या फिर इजराइल? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो यह मिस्र है, मिस्र को शामिल किया है। और इसके बारे में आप लोग कुछ लिख लीजिए कि ब्रिक्स जो है इसका नौ विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसने मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य बना है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किसमें? ब्रिक्स नौ विकास बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? आपको याद होगा कि जो नाइटहुड की उपाधि है रवींद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें इतना जो है मार ये सब हुआ था कि भारतवासियों को बहुत ज़्यादा उसमें गोलियां चली थी, तो उनको इतना दुख हुआ था कि इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है अपनी त्याग दी थी। तो आपको बताना है हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? टोनी ब्लेयर, लिज ट्रस, मार्गरेट थाचर या फिर बोरिस जॉनसन? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर को हाल ही में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनके साथ ही टोनी ब्लेयर और सर टोनी ब्लेयर बन गए हैं, मतलब इसके साथ ही अब सर टोनी ब्लेयर बन गए हैं। क्लाइव लाइट को भी नाइटहुड सम्मान दिया गया है और लुइस हैमिल्टन को भी दिया गया है। लुइस हैमिल्टन, अगर पूछ लिया जाए कि और किसको नाइटहुड दिया गया है, तो यह लुइस हैमिल्टन को भी दिया गया है और क्लाइव लाइट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? झांसी, मेरठ, कानपुर या फिर आगरा? तो आप लोग बताइए गाइस कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, झांसी में किया गया।
और गाइस अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए करिए, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने क्या बताया था, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छी हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और वेटेज जो है सबसे ज़्यादा रहता है करंट अफेयर का भी। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के करंट में आएंगे, करंट के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग पूरा लेक्चर अच्छे से देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से किस द्वीप पर स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया गया है। सुम्बावा द्वीप, फ्लोरेंस द्वीप, बाली द्वीप या फिर बोर्नियो द्वीप। तो आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जकार्ता है। आपसे जकार्ता मतलब जो है कौन सी देश की राजधानी कौन सी है, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर से आएगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो राजधानियाँ पढ़ के जाइएगा और उनकी करेंसी भी पढ़ के जाइएगा। तो आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किस द्वीप पर स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया गया है। तो यह पारित किया गया है गाइस बोर्नियो द्वीप में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये जो नई राजधानी है इंडोनेशिया की, इसको नूसंतारा नाम से भी जाना जाएगा। नूसंतारा अगर पूछ लिया जाए जो इंडोनेशिया है इसकी नई राजधानी क्या नाम है, तो इसकी नई राजधानी नूसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में, फिर में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी के ही से ये सारी सिटी हैं। तो आप लोग बताइए ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर से किया गया है, किस शहर में किया गया है। तो यह लखनऊ में किया गया है, लखनऊ में। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कि जो देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है यह कहाँ पर ओपन हुई है, तो यह लखनऊ में है। और आम महोत्सव कहाँ होता है, तो यह भी लखनऊ में होता है। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए जो भी यूपी से आए तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसके पीछे का भी पूछ लिया जाए, मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, उसके आगे पीछे का भी पूछ सकता है, थोड़ा डीप में पूछे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको अच्छे से लेक्चर पूरा कराया जा रहा है करंट का। तो आप लोग करंट के सारे लेक्चर अच्छे से देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और उस लेक्चर को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष जनवरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे यूएनसी भी कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश ने की। तो आपको बताना है इस वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश ने की। भारत ने की, रूस ने की, जापान ने की, या फिर में से कोई नहीं। तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की, तो यह भारत ने की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसे आप लोग याद रखिए। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करिए आप कि जो भारत ने 10 वर्षों के लंबे समय के बाद जनवरी 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की है। पहली बार कब की थी, मतलब पिछली बार कब की थी, तो पिछली बार 2012 में की थी, अभी 2022 में की है, 10 साल बाद। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत कौन है, तो यह रुचिरा कंबोज हैं। ये पूछ लिया जाएगा आपसे अगर, तो आप लोग लिख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन है, तो यह रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंडर-19 एशिया कप किस देश ने जीता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या फिर बांग्लादेश। अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो आपको बताना है कि हाल ही में अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में गाइस, तो यह किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है। और किसको हराया है पूछ लिया जाए, तो यह जो है श्रीलंका को हराया है। भारत जीता है, उसने श्रीलंका को हराया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीई किसे नियुक्त किया गया है। सीईओ किसे नियुक्त किया गया, यहाँ पे सीईओ होगा। तो आपको बताना है ये जो रेलवे बोर्ड है इसका नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला को, अमिताभ कांत को, वीके त्रिपाठी या फिर विक्रम मिश्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। तो यह वीके त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष वीके त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सूचकांक और रैंकिंग का सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सूचकांक जो है या कौन से नंबर पे है या बिल्कुल गलत है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पे था। आपको बताना है ये सही है कि गलत है, तो यह सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 132 स्थान पे था, तो यह भी बिल्कुल सही है। इससे आप लोगों को देखिए इंडेक्स भी याद हो गए हैं कि इंडेक्स में कौन से नंबर पे भारत की रैंकिंग थी। तो और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 53 थी, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर कितनी थी, तो यहाँ पर भारत का स्थान 46 था।
यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46 था। ये देखिए आपको पूछी जा सकती है कि ग्लोबल इनोवेशन, इस टाइम इनोवेशन की बात मोदी जी बहुत कर रहे हैं, तो यह यूपी में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2022 है, इसकी कौन से नंबर पर है भारत, तो यह 40वें नंबर पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। आप लोग बताइए गाइस कि हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। चेन्नई में, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, मुंबई में। हाल ही में मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसमें कि वाटर टैक्सी पूछ लिया जाए वो तो मुंबई हो गई, लेकिन वाटर मेट्रो पूछ लिया जाए तो यह कोच्चि में चलाई गई। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कोच्चि में। और अंडर वाटर मेट्रो यह कहाँ पे चलाई गई है, तो यह कोलकाता में। देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए जा रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे नहीं। अगर मान लो इस यहाँ पे 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देखिएगा और लेक्चर को भी शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो आपको बताना है कौन सी हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या है, तो यह केरल है। केरल जो है यहाँ की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। और पूछ लिया जाए कि जो विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, तो यह दुबई। और न्याय घड़ी स्थापित करने वाली अदालत कहाँ की है, तो यह गुजरात हाई कोर्ट है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, गुजरात अक्सर पूछ लिया जाता है। तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाली अदालत या गुजरात हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो आपको बताना है जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जम्मू कश्मीर है। मतलब जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित पूछा है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा। और आपसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें पूछ लिए जाएँ कि यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में शासन का आकलन करेगा। और जन भागीदारी अधिकारिता कार्यक्रम कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में। पूछ लिया जाए आपसे कि जो जन भागीदारी अधिकारिता कार्यक्रम जो है यह कहाँ पर शुरू किया गया है, तो यह जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है, जम्मू एवं कश्मीर। और गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे करंट अफेयर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपका फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। 500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वही आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना आपके लिए सफिशियंट होगा, क्योंकि वही से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आप लोगों के 10 से 15 से क्वेश्चन आएंगे आपके करंट के। तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देखिएगा और जितनी भी लेक्चर आएंगे वो आप लोग पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा राज्य जो है देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो यह कौन सा राज्य है, तो यह हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई हैं। हरप्रीत चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, प्रियंका मोहिते या फिर मेघा राजगोपालन। तो आपको बताना है दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन सी बन गई हैं। बताइए आप लोगों को अगर पता है तो यह हरप्रीत चंडी बन गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव पर ये पहुंचने वाली महिलाएं। और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी जो हरप्रीत चंडी हैं, इन्होंने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफ़र पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो आप लोग ये पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो इससे आप लोगों को याद रखना भी आसान होगा कि जो ब्रिटिश मूल की ये सिख सेना की अधिकारी थी हरप्रीत चंडी, इन्होंने अकेले साउथ पोल का सफ़र पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है। किसने, हरप्रीत चंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। जनरल मनोज मुकुंद, एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल बिपिन रावत या फिर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल जो था इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह जो है हमारे फॉर्मर सीडीएस थे। अभी कौन है सीडीएस, इन्होंने
किसने जो है इनको रिप्लेस किया है, मतलब ये इनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो आपको बताना है इनके साथ इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, तो इनकी जगह पे आप कौन CDS नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ मनोज पांडे नियुक्त हुए हैं, मनोज पांडे नियुक्त हुए हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो नए CDS बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, पटना, रांची, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो यह किया है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इससे कि हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कितनी विभिन्न चट्टानें हैं, कितने प्रकार की, तो यहाँ पर 35 प्रकार की विभिन्न चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, अलका मित्तल, माधवीपुरी बुच, सोमा मंडल या फिर शांति श्री धूलीपुरी पंडित। तो आपको बताना है ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, तो यह बनी है अलका मित्तल बनी है ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि माधुरीपुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यहाँ पर महिलाओं के बारे में बताया गया है। तो अलका मित्तल ONGC की महिला चेयरपर्सन बनी है, और माधुरीपुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और शोभा मंडल जो है यहाँ सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, और शांति श्री धूलपुरी पंडित जो हैं JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई है, झांसी में, आगरा में, मेरठ में या फिर अयोध्या में। तो आपको बताना है मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के लिए फेमस थे, और पूछा जाता है हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो आपको बताना है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई, तो यह रखी गई है मेरठ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर यहाँ पे उड़ीसा होगा। तो आपको बताना है कौन से जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, गंजम जिला है वह, यहाँ पे उड़ीसा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा ही है, उड़ीसा है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि जो उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के कार्यक्रम के अंतर्गत ODF+ गांव की सूची में अव्वल राज्य कौन सा है, असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया है, तो आपको बताना है ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत ODF+ गाँव की सूची में अव्वल राज्य कौन सा रहा है, तो यह रहा है तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे कि 31 दिसंबर 2021 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में देश में पहले स्थान पर तेलंगाना है। मतलब तेलंगाना में जो है अब कोई भी खुले में शौच नहीं है, तो यह जो है खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या फिर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है, पूर्व गवर्नर, तो यह उर्जित पटेल हैं। ऑप्शन इसका सही आंसर है, उर्जित पटेल को जो है AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग जो चीन में स्थित है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर थे, ये 24वें गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है। OPEC कंट्रीज़ वह होती हैं जो तेल का उत्पादन करती हैं, मतलब तेल का उत्पादन करती हैं फिर उसको निर्यात करती हैं, जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, ये सब कंट्रीज़ जो हैं या तेल का उत्पादन करती हैं। फिर जैसे इंडिया ही है सबसे बड़ा आयातक है, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। तो आपको बताना है इसमें से कि इसका महासचिव कौन बना है OPEC का, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, हैथम अल घिस,
नागोजी ओकोंजो इबेला या फिर टेड्रोस एडहोनम। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन बना है ओपेक का महासचिव? तो यह बने हैं हैथम अल घिस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हैथम अल घिस। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओपेक जो है, ओपेक इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वियना में है। वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने के लिए घोषित किया है? आपको बताना है जो वीर बाल दिवस है या कब मनाया जाएगा, कौन से डे को बताया है पीएम मोदी ने कि यह डे जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि यह किसके लिए मनाया जाता है, तो यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जो साहिबजादों के नाम से जाने जाते थे, इनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया है। और आपको मैंने इससे क्वेश्चन भी कराया था कि जो साहिबजादों है, यह दिवस किस लिए मनाया जाएगा, तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन यह डेट आपको बतानी थी, तो यह डेट 26 दिसंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोएडा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब, कोप्पल कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कोप्पल कर्नाटक में। कर्नाटक में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? यह जो थीम है, यह किस दिन की विशेष थीम है? थीम है प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम आपसे एक ना एक एग्ज़ाम में ज़रूर से आएगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको कि कौन से जो है कौन से दिवस की यह थीम है। तो यह जो है साइंस आ गया है यहाँ पर, तो यह कौन से दिवस की हो जाएगी? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यह थीम जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस से आपसे एक नया क्वेश्चन जरूर से आएगा, तो आप लोगों को ब्रह्मोस से बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए और लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए। तो आपको बताना है सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है, इसकी खरीद की मंजूरी किस देश के साथ की गई है? फिलीपींस, जापान, जर्मनी या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस के साथ। और जो आपको बताना है कि जो फिलीपींस है, यह भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद की मंजूरी दे दी है। और यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला देश बना है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील फाइनल की, मतलब यह पहला देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। तो यह कौन सा देश बना है? तो यह फिलीपींस बना है। यह आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको बताना है किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? कार्ल मार्क्स, जीसस को, पियरे ओलिवियर को या फिर गीता गोपीनाथ को। तो यह किसको नामित किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो यह तीसरे की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि यह जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दिए जाते हैं। यह जो है यह जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है जल संरक्षण के लिए ही दिए जाएंगे, जल से ही संबंधित होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो किसके द्वारा दिए जाते हैं अगर पूछा है तो यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो यह 57 पुरस्कार दिए गए हैं। इस संख्या आप लोग याद रखिएगा कि कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं। जल पुरस्कारों की संख्या बताइए, तो यह 57 दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछ लिया जाए तो यह यूपी है, उत्तर प्रदेश। ये पूछा जा सकता है आपसे
कि जल पुरस्कारों की घोषणा जो की गई उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश है। और पूछ लिया जाए उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो यह मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर जिला जो है मुजफ्फरनगर है और सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बैडमिंटन की जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? कौन बनी है? अमी घिया, असना रॉय, तस्नीम मीर या फिर अनाहत सिंह? तो बैडमिंटन की जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह तस्नीम मीर बनी है, तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वीनस विलियम्स को, सिमोन बाइल्स को, पीवी सिंधु या फिर नाओमी ओसाका? तो आपको बताना है कि जो फोर्ब्स होता है इसकी सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में ये जो महिला खिलाड़ियाँ पूछी गई हैं, महिला खिलाड़ी, इसमें 2021 में शीर्ष कौन सा था, मतलब कौन से नंबर की पहली महिला थी जिसकी कमाई सबसे ज़्यादा थी और वह खिलाड़ी थी, मतलब एक स्पोर्ट्स से संबंधित थी, तो वो थी नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। और आपसे पूछ लिया जाए पीवी सिंधु है या कौन से नंबर की थी, तो यह 7वें नंबर की महिला थी जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, काइलन एम्बापे, लियोनेल मेसी या फिर मोहम्मद सलाह? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि लियोनेल मेसी होंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ये है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है। ऑप्शन इसका सही आंसर है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और आपसे पूछा है कि फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो यह स्पेन की थी एलेक्सिया पुतेलास, इन्होंने फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। और एलेक्सिया पुतेलास जो हैं इन्होंने इसी साल बैलन डी और पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 75, 79, 81 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह 79 है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा है जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसके कि जो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कौन सी है? तो यह द पावर ऑफ द डॉग है। द पावर ऑफ द डॉग जो है यह ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। और ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो यह विल स्मिथ चुने गए हैं। और ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सेलेक्ट हुई हैं? तो यह निकोल किडमैन, निकोल किडमैन। आप लोग ये तीनों याद रखिएगा, कोई पूछा आ सकता है आपसे कि ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म या फिर अभिनेता या फिर अभिनेत्री, तो आप लोगों को तीनों करा दिए गए हैं, तो आप लोग तीनों नोट डाउन कर लीजिए। और गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को, नमिता गोखले को, शिवमूर्ति को या फिर दया प्रकाश सिन्हा को? तो हाल ही में इफ्को पुरस्कार 2021 जो है इससे किसको सम्मानित किया गया है? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। तो यहाँ शिवमूर्ति को किया गया है इससे सम्मानित, इफ्को से। और आपसे पूछा है इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी पुरस्कार राशि 11 लाख रुपये, 11 लाख रुपये इसमें दिए जाएंगे जीतने पर। और यह ऐसे लेखक को दिया जाता है जिन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन को केंद्रित किया होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इफ्को साहित्य पुरस्कार है, ये जो इफ्को साहित्य पुरस्कार है किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ऐसे लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन को केंद्रित किया जाता है, या ऐसे लोगों को दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस नृत्य से जुड़े थे? गरबा, गिद्दा, बिहू या फिर कथक? सबको ये पता होगा, बहुत फेमस थे पंडित बिरजू महाराज। तो आपको बताना है इनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन से नृत्य से जुड़े हुए थे? तो यहाँ कथक से जुड़े हुए थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये है इनकी फ़ोटो बिरजू महाराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताना है सेबी ने मतलब जो बुनियादी अवधारणाएं होती हैं इनके बीच निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी, मनी कंट्रोल, 5 पैसे या फिर एंजल ब्रोकिंग? तो इसका सही आंसर क्या है? एंजल ब्रोकिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस। तो यह सारथी लॉन्च किया है, सेबी ने सारथी ऐप को लॉन्च किया है।
अगर आपसे पूछ लिया जाएगा इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो नए ऐप का उद्देश्य है कि निवेशकों की प्रतिभूति बाजारों के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बना। मतलब कि कहीं जैसे बहुत सारे होते हैं कि मैसेज आ जाते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, तो इसके फ्रॉड से बचाना है आपको। और सेबी की स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह मुंबई में है। इसे भी आप लोग याद रखिए। देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट कराया जा रहा है, कब स्थापना हुई थी, कहाँ पर हेडक्वार्टर है या जो है, तो अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग पढ़ लेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? चिंता, लॉकडाउन, क्वारंटाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह किसे किया गया है, तो यह चिंता को किया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, या भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो यह घोषित किया है वैक्स वर्ड को। ये जो वैक्स वर्ड है इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, यह आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी, जो रूट, बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन सा प्लेयर चुना गया है, या इंडिया का नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है, या तीनों जो हैं, या ये तीनों जो हैं तो पाकिस्तान के हैं, जो रूट ये पाकिस्तान के नहीं हैं, तो आपको बताना है कौन चुना गया है। तो यहाँ चुने गए हैं मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है आईसीसी का। ये आप लोग याद रखिए, आईसीसी का चुना गया है। और आपसे पूछ लिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूछे जाएं कि आईसीसी पुरुष वर्ग के पुरस्कार 2021 आपको बताने हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह शाहीन अफरीदी को चुना गया है। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह जो रूट को चुना गया है। और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह बाबर आजम को चुना गया है। मतलब इसमें 3 तो पाकिस्तान के ही हैं, बाकी एक जो रूट नहीं है पाकिस्तान के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी अगर पूछ लिया जाए आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है मोहम्मद रिजवान को। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो रूट, और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व पीएम को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? नाओतो, फुमियो किशिदा, शिंजो आबे या फिर योशिहिदे सुगा। तो यह किसको दिया गया है, तो यह शिंजो आबे को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा है शिंजो आबे जो है इनकी मृत्यु हो गई, कैसे हुई, तो इनको जो है गोली मार दी गई पब्लिक एरिया में, क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? ये देखिए आपको, सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? परुपल्ली कश्यप ने, साइना नेहवाल ने, नंदू नाटेक ने या फिर पीवी सिंधु ने। तो यह किसने जीता है, तो यह जीता है पीवी सिंधु ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला खिताब जीता है। कहाँ जीता है, तो यह लखनऊ में जीता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? पराक्रम दिवस आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है यह, आप लोग याद रखिए इसे। 19 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 23 जनवरी। तो हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया है 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपसे एक ना एक डे जरूर पूछा जाएगा, या फिर एक से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग को सारे डेज यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे इस करंट अफेयर में, जो कि आजकल पूछे आ रहे हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, बस आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से इसमें सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो आप लोग यही देख लेंगे तो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो वोटर डे होता है, यानी उनसे किस दिन मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। और आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। मतलब जो है यूथ जो है हमारे देश की, इसको मतदान के लिए जागरूक करना है कि अधिक से अधिक अपने वोट डालें। और आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 है, इसकी थीम क्या है? थीम आपसे हर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो आप लोग थीम अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव,
एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, या थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात आपदा प्रबंधन इस संस्थान के साथ साथ किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? विनोद शर्मा, अशोक शर्मा, रमेश चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ साथ किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह किसे प्राप्त हुआ है? तो यह विनोद शर्मा को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन। आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य जो है उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल ने स्मारक लोगों को लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वीं, 28वीं, 34वीं या फिर 29वीं? तो राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल ने स्मारक लोगों को लॉन्च किया है? तो यह 30वीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं या कौन है? तो यह है यार लेपिड। और राष्ट्रपति कौन है? तो यह इसाक हर्जोग हैं। और राजधानी कौन सी है? तो यह यरूशलेम है। ये आप लोग इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री के इजराइल यार लेपिड है, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं, राजधानी यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 83, 85, 88 या फिर 101? आपसे इंडेक्स जरूर से आएगा एग्जाम में, तो सारे इंडेक्स पढ़ के जाइए। आपको यहाँ पे सारे इंडेक्स कराए जाएंगे, तो आप लोगों को लेक्चर पूरा देखना है। तो हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 85वां स्थान रहा है, मतलब 85 स्थान रहा है भारत का। और आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? भारत तो 85 पर था। पहले स्थान पर डेनमार्क था, 88 अंक इसको प्राप्त हुए थे, 88 अंक। और भारत के अंक कितने थे? तो इसके आधे भी ही थे, 40 अंक थे। वो किसके द्वारा जारी होती है यह जो है रिपोर्ट? तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होती है। आपसे पूछा जाए कि यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी होती है करप्शन इंडेक्स की? तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? गगन नारंग को, साक्षी मलिक को, नीरज चोपड़ा को या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर को? तो हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। यह जो है भारत के पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। कौन? नीरज चोपड़ा जी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। अक्सर पूछा जाता है कि यह कौन है? तो यह नीरज चोपड़ा जी हैं। इनको जो है गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार 2022 को कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? आपसे पद्म पुरस्कार जरूर से आएगा, ये क्वेश्चन जरूर से आएगा। तो आप लोग बताइए 121, 123, 125 या फिर 128? तो हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार 2021 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो यह 128 लोगों को सम्मानित किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि जो सूची में, तो सूची में 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। और पुरस्कार पाने वाली महिलाएं कितनी हैं? आपसे पूछा है कि पुरस्कार जो है कि कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो इसमें 34 महिलाएं शामिल हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। तो ये याद रखिए कि सूची में 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 107 पद्म श्री पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? स्मृति मंधाना, लिजेल ली, टैमी बोम्बोट या फिर फातिमा सना? तो आईसीसी महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? तो यह चुनी गई है टैमी बोमोट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर? तो स्मृति मंधाना चुनी गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? तो स्मृति मंधाना। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर लिजेल ली, और ये जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। और आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? तो यह टैमी बोमोट, जो कि इंग्लैंड की हैं। ये आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? मतलब कि टाइगर को दोगुना करने का पुरस्कार जीता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व या फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन आपका जरूर से आएगा।
कि टाइगर रिजर्व जो है इस टाइम जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आप लोग बताइए, हाल ही में टाइगर रिजर्व ने कौन सा पुरस्कार जीता है, कौन से रिजर्व ने जीता है या तो यह जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। और इस टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे पूछा जाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पर है, तो यह ईरोड जिला तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसको 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर बाघों की संख्या दोगुनी हुई है, इसीलिए इसको पुरस्कार दिया गया। मतलब टाइगर, T से टाइगर हो गया इंटू 2, मतलब टाइगर की संख्या जो है मल्टीपल हो गई है, दोगुनी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? 10, 13, 18 या फिर 25? तो यह कितने जिलों को मंजूरी दी है? तो यह 13 जिलों को मंजूरी दी है। और आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिलों को बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इसके बाद राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 26 हो जाएगी। यह आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 तो पहले ही थे और 13 और नए जिले बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर 26 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है? जापान, फ्रांस, इटली या फिर चीन? ये क्वेश्चन जो है आपसे ज़रूर से आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी है, कौन मेजबानी करेगा? तो इस मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा चाइना, चाइना करेगा। या जो है 24 जो है शीतकालीन ओलंपिक हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से शीतकालीन ओलंपिक हैं, तो यह 24वें शीतकालीन ओलंपिक हैं। और समर और विंटर दोनों ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला पहला शहर कौन था? तो यह बीजिंग था। बीजिंग कहाँ है? तो यह चाइना में है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अच्छे से पढ़ने होंगे क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर वी कामत या फिर डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन? तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह डॉक्टर वेंकट रमन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? भावना कंठ, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी या फिर सुमन सिंह? आपको बताना है, हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह बनी है। और कुछ और पॉइंट्स हैं कि देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी। और पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ जो है वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी थी। आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला लड़ाकू विमान जो वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली थी वह कौन थी? तो वह भावना कंठ थी। और दूसरी कौन सी बनी है? तो दूसरी शिवांगी सिंह बनी है। पहली भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने, बारबोरा क्रिजिकोवा ने, एशले बर्टी ने या फिर डेनियल कॉलिंस ने? तो आपको बताना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है एशले बर्टी ने, एशले बर्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरस्कार वर्ग का खिताब किसने जीता है? योंकी भावरी ने, लक्ष्य सेन ने, रोहन बोपन्ना या फिर महेश भूपति? तो हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरस्कार वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है लक्ष्य सेन ने, लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? मतलब आपको बताना है वर्चुअल डिजिटल जो है इसके एसेट्स के हस्तांतरण मतलब जो ट्रांसफ़र होता है इससे होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया है जो है निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में? 20%, 30, 40 या फिर 50? तो आपको बताना है कितना प्रतिशत टैक्स लगाया है? तो यहाँ 30% लगाया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, 30% टैक्स लगाया है। और कुछ पॉइंट्स हैं कि जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है इससे होने वाली इनकम पर अब 30% का टैक्स लगेगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक इंडिया जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI भी कहा जाता है, यह अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा बहुत जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। आपसे बजट से क्वेश्चन जरूर से आएंगे, तो यहाँ आपको सारे क्वेश्चन कवर कराए गए। फिर से एक बार आपको याद कराया जा रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको बताना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। 20,000 किलोमीटर, 50,000, 25,000, फिर 35,000। तो कितने किलोमीटर तैयार किया जाएगा, तो यह 25,000 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। तो आपको बताना है, जो वंदे भारत ट्रेनें हैं, अगले 3 साल तक कितनी ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। 500, 600, 200 या फिर 400। तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो यह 400 का टारगेट दिया गया है। और उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए सफ़र के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो है पैसेंजर को कोई भी दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि PME विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1 क्लास और 1 टीवी चैनल जो है, यह निर्मला सीतारमण ने बताया कि PME विद्या के तहत इस कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। 200, 100, 150 या फिर 250। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, 200 चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल 2021-22 GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। 7.2, 9.2, 9.9 या फिर 5.2। तो यह कितना रखा गया है, तो यह 9.2 रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आपसे अगर पूछा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए कितना रखा गया है, तो 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, तो यह 9.2% रखा गया है। और अगले वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है, तो यह 8 से 8.5% है। अगला भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। कंगना रनौत, सुष्मिता सेन, श्रद्धा कपूर या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। तो यह सुष्मिता सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल है। आपसे योजनाएं जरूर से पूछी जाएंगी। तो सौभाग्य योजना के तहत आपको बताना है, सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल है, मतलब ऊपर है, टॉप पर है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो यह राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा। किशनगंज, दिल्ली, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा, तो यह किशनगंज दिल्ली में स्थापित करेगा। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि रेल मंत्री अभी कौन है, तो यह जो है अश्विनी वैष्णव है। और कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन सा है, यह भी आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने जेलवाड़ी FM 18.77 शुरू किया है। 18.77 मतलब कि शुरू किया है। तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल जेल ने जेलवाड़ी FM 18.77 शुरू किया है। कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और आपसे पूछा जाए कि रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। वैसे जो जेल के लोग होते थे उनको पता ही नहीं चलता था कि दुनिया देश में क्या चल रहा है। तो इस FM से, जो जेल वाणी FM है 18.77, इसके तहत इन लोगों को पता चलता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और इसको लागू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 मुंबई दुनिया का कौन सा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो बताना है आपको, चौथा, पाँचवा, छठा या फिर सातवां। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा
नंबर का वो कौन सा नंबर का शहर है मुंबई भीड़ भाड़ के मामले में? तो यह 5वें नंबर का है। और आपसे पूछा जाए कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर इस्तांबुल तुर्की की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया है। जो इस्तांबुल और तुर्की है टॉप रैंकिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा है कि विश्व यूनानी दिवस के बारे में कुछ, तो विश्व यूनानी दिवस जो है हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक जो हकीम अजमल खान है। आपसे पूछा जाए विश्व यूनानी दिवस जो है किसके नाम पे मनाया जाता है, तो यह हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। हकीम अजमल खान, ये आप लोग नाम याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपये वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 50,000, 70,000 रुपये, 2 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये? तो आप सबको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपये वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह कर दी है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इस पर परिव्यय कितना था, मतलब कितना खर्चा आया था इस योजना पे? 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 48,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़? तो इस पर कितना खर्चा आया था? तो इस पर खर्चा आया था 48,000 करोड़ का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में आपको बताना हो कि यह कब, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसने किए हैं? निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आपको बताना है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचा विकास, गरीबी रेखा से नीचे को आवास, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो यह बुनियादी ढांचा विकास है। बुनियादी ढांचा विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। और गति शक्ति का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा, तो जिससे यह बहुत तेज़ी के साथ काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर नाटो? तो आपको बताना है कि तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किसने किया है? तो यह किया है WHO ने। और यहीं पर आपसे पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कहाँ है, कब की गई? तो यह 7 अप्रैल 1948 को की गई। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो यह टेड्रोस एडनॉम है। आप लोगों को देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ, इसके महानिदेशक कौन है। तो हम लोग इतना कुछ करें, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। आपको बताना है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के सुरक्षा बल किसके द्वारा चलाया गया है? यह जो है ऑपरेशन चलाया गया है RPF, CRPF या फिर BSF या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह RPF के द्वारा चलाया गया है। और जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल RPF जो है इसने जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। मतलब कि जहाँ जैसे बच्चों को बेच दिया जाता है, उनको मजदूरी कराई जाती है, तो मतलब कि जैसे देखते होंगे आप लोग ट्रेनों में बच्चे मांगने के लिए आते हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती भी बहुत लोग करते हैं कि ज़बरदस्ती करवाते हैं उनसे काम। तो यह RPF ने यह लॉन्च किया है ऑपरेशन, जिसके तहत जो है बच्चों को अधिक से अधिक इनका इससे बचाया जा सके। तो रेलवे स्टेशनों से 1,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। और यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी RPF को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को, मार्क जुकरबर्ग को, एलन मस्क को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान। तो आपको बताना है इससे किसको सम्मानित किया गया है?
तो यहाँ बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है, बिल गेट्स को। और बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं, बिल गेट्स। इनको जो है पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 4.9, 6.8, 6.4 या फिर 7.4? तो वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह अनुमानित है गाइस 6.4%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और 2025 और 26 तक का लक्ष्य क्या है? तो यह है 4.5%। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि 2025-26 ईयर तक का टारगेट क्या है? तो यह 4.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंदौर से 550 टन क्षमता के गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर में से कोई नहीं? तो सबको इसका आंसर बताना है कि हाल ही में किसने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके बारे में कुछ पूछा जाए एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो आप लोग यहाँ पर लिखा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोबरधन प्लांट का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कौन सा है, तो यह है गोबरधन संयंत्र है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य है इसका कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा और उर्वरक के रूप में जैविक खाद प्रदान करना। क्योंकि गोबर से ही खाद जो गांव में होता है अभी भी कि जो गोबर होता है उसको खेत में डाला जाता है, तो उसी से जो है वही एक उर्वरक का काम करती है। वहाँ पे ये जो खाद वाद होता है ये नहीं डालते हैं, तो यही एक खाद है वहाँ की। तो यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा और उर्वरक के रूप में इसको जैविक खाद प्रदान करेगा। इसका यह उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और फिर 3 फरवरी। मैंने आपको बताया था कि आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं आपको कराए जाएंगे आपके करंट अफेयर के सीरीज़ में। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा और लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम पूछ ली है। मैंने आपको बताया है कि थीम ज़रूर से याद रखनी है, आपको यहाँ पर थीम ही कराई जा रही है। तो आप लोग थीम बताइएगा। तो यार लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई या 2022 आर्द्र भूमि की थीम है, जो कि इंग्लिश में है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? आपको बताना है भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो वह मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पहल शुरू की है? उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, नागरिक विमान मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को, मनप्रीत सिंह को, नीरज चोपड़ा को या फिर PV सिंधु को? तो आपको बताना है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है PR श्रीजेश ने। ऑप्शन है इसका सही आंसर है PR श्रीजेश। और भारत के हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। आपसे पूछ लिया जाए कि PR श्रीजेश कौन से खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी गोलकीपर से संबंधित हैं। और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो यह रानी रामपाल हैं। और श्रीजेश दूसरे हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पहले कौन है? तो पहले यह भारतीय हैं, महिला हैं, यह रानी रामपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट कोई पुस्तक है ये, पुस्तक आपसे ज़रूर से पूछी जाएगी एक नए एग्ज़ाम से। तो फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नीना गुप्ता, जयंत घोषाल, डॉक्टर किरण बेदी या फिर अतुल गोयल? तो जो फियरलेस गवर्नेंस है इसके लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
और किरण बेदी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? ये तो अभी तक सबको पता चल गया होगा। IPL से संबंधित जानकारी तो आप लोग अच्छे से ही याद रखते हैं, क्रिकेट से, वो भी पुरुष क्रिकेट को आप लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं महिलाओं से। तो आप लोग बताइए कि हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो यह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो होती है, इसकी सफल टीमों में से एक 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 15वीं सीजन से पहले एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। मतलब कि यह कितने बार की चैंपियन रही है? 4 बार की चैंपियन रही है और यह यूनिकॉर्न में भी शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 या फिर 5 फरवरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है इसकी थीम क्या है। थीम मैं हर इसकी कराती हूँ हर दिवस की, तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिए। तो इसकी थीम है क्लोज ऑफ द केयर गैप। कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो थीम है क्लोज द केयर गैप। ऑफ नहीं है, क्लोज द केयर गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपको इसका आंसर बताना है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे? तो यह खेलेंगे इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप लोग बताइए। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय? तो आपको बताना है 2022 की जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, इसमें कौन सी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया था? तो यह उत्तर प्रदेश है। यूपी की है, तो यूपी के पेपर में ज़रूर से आएगी ये, तो यूपी की है। तो गणतंत्र परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य थे, उसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। और इसका विषय क्या था आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर नहीं पूछा जाएगा ये कि किसने जीता था, तो ये पूछा जाएगा कि इसका विषय क्या था। उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकली थी गणतंत्र दिवस 2022 में, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था एक जिला, एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। ये विश्वनाथ धाम आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। और पॉपुलर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन था? तो यह महाराष्ट्र का था। और CISF सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन सी थी? तो यह CISF थी। और तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसकी थी? तो यह भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई? तो यह है अपने भारत की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अपने भारत की टीम जो है पहले नंबर की बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्री हृषिकेश सेनापति, दिनेश प्रसाद सकलानी, निधि छिब्बर या फिर मनोज सोनी? तो हाल ही में NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और NCERT का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार फिर से कि भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थान है, होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम नगर और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से राज्य की सरकार ने दी है मंजूरी? तो यह दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय चैंपियनशिप अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किसने मिस्र को हराकर जीती है? म्यांमार, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान फिर सेनेगल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेनेगल ने जीता है। और सेनेगल जो है यह एक क्या है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AFC महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? अमेरिका ने, चीन ने, दक्षिण कोरिया या फिर जापान? तो यह किसने जीता है? तो यह चीन ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और फाइनल कहाँ पर खेला गया है पूछ लिया है, तो यह नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया है। नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम जो है वहाँ पर फाइनल इसका खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन JNU की पहली महिला कुलपति बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, प्रोफेसर नजमा धृति बनर्जी या फिर वर्तिका शुक्ला? तो आपको बताना है हाल ही में कौन JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। तो यह कौन बनी है? तो यह शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और यह JNU की पहली महिला कुलपति हैं कौन? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और वह एम जगदीश कुमार की जगह लेंगी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह किसकी जगह लेंगी? तो यह जगदीश कुमार की जगह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बप्पी लहरी, बिरजू महाराज, प्रवीण कुमार सोबती या फिर कृष्ण कुमार कुन्नाथ? तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार सोबती। प्रवीण कुमार सोबती जो हैं इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार किया था। इनका निधन हो गया है 74 वर्ष की उम्र में। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है कि BR चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल जो महाभारत है इसमें भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती जो है इनका निधन हो गया है। कितनी उम्र में? तो यहाँ कितनी उम्र थी इनकी मैंने अभी आपको बताया है। तो यह 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 80 वर्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कितने वर्ष पूरे होने पर इनको श्रद्धांजलि दी गई है वीरों को? तो यह 100 वर्ष। और यह कहाँ पे हुई थी चौरी चौरा की घटना? तो यह गोरखपुर में हुई थी। और कब हुई थी? अक्सर पूछा जाता है आपसे कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो यह घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए भारत सरकार कौन सा अभियान लॉन्च करेगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरा पॉलिसी मेरा साथ या फिर मेरा पॉलिसी मेरा साथ? मेरा पॉलिसी मेरा हाथ या फिर मेरा पॉलिसी मेरा साथ? तो आपको बताना है फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए भारत सरकार कौन सा अभियान लॉन्च करेगी? तो यह लॉन्च करेगी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आपको बताना है कि प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना जो है इसने अपने कार्यान्वयन के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो इन्होंने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? पुष्पा द राइज, पैरासाइट, छिछोरे या फिर धनुष? तो यह किसको मिला है? सबको ऐसे पता चल गया होगा। तो यह पुष्पा द राइज को मिला है जिसका डायलॉग है मैं झुकेगा नहीं साला। तो आपको बताना है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो यह पुष्पा द राइज को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो यह शेरशाह को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह फिल्म 83 जो है इसके लिए रणवीर सिंह को मिला है। फिल्म 83 जो कि वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार में किसे मिला है? तो यह फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको मिला है? तो आशा पारेख को मिला है। आपको इम्पोर्टेंट कराया जा रहे हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो यह सिद्धार्थ मल्होत्रा क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड या कियारा आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है? तेलंगाना, असम, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश? तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सब लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यह कौन सा राज्य बना है? तो यह बना है असम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, पावर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है कोल इंडिया को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत सरकार की जो महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे ट्रस्टेड है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आंसर अभी बता देंगे। अगर नहीं अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने अभी आपको बताए हैं सारे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, कौन सी अभिनेत्री को मिला है, सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है, कौन सी फिल्म को मिला है, सब मैंने बताया है। तो आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह है या सही है कि नहीं है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यह बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, यह भी बिल्कुल सही है। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला था आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था। और फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ योगदान आशा पारेख, यह भी बिल्कुल सही है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर यह रणवीर सिंह को नहीं मिला है, यह गलत है, क्योंकि यह किसे मिला है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। तो यह मिला है किसको, सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यह इससे संबंधित नहीं है, तथ्य गलत है। ये देखो यहाँ पे फिर कराया गया है, आप लोगों ने अगर ऊपर नहीं अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को, यह गलत है। यह जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। मैंने आपको फिल्म पूछी तो यह फिल्म का नाम मिमी था। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये देखो यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस या कियारा आडवाणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे करंट अफेयर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है साथ साथ में, और आपके वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा 50,000 क्वेश्चन ला के करा दिए गए हों, 1,000 उसमें से आए एक भी क्वेश्चन ना बस फॉर्मेलिटी के लिए हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको 500 टॉप 500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आने तय हैं। कुछ ना कुछ मतलब 10 से 15 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो यहीं से फंसने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए और लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर या फिर चंबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 100वां हर घर जल जिला बना है, कौन सा जिला बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह चंबा जिला बना है, चंबा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, और हिमाचल प्रदेश का चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल पाएँ। तो आज के 100 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं यहीं पे। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि जो वो पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए टाइम पे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।